बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी शुरू करते हैं सेनेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डे। इसका अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सेनेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज़ द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस। तो इसके बारे में आ जाता है कि ये पावरफुल क्यों है। हमें जैसे कि पता है कि यूनाइटेड स्टेट में दो हाउसेज हैं। जो अपर हाउस है वो सेनेट है और जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है। यूनाइटेड स्टेट जो है वो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे जो अपर हाउस है जैसे कि सेनेट है वहाँ पे तो वो ज़्यादा उसका ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। जबकि जितनी भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पे जिन भी कंट्रीज़ में वहाँ पे जो उनका लोअर हाउस होता है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि बीइंग अ सेनेटर यूएस में क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये यहाँ पे लिखने के लिए लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि बीइंग अ सेनेटर उसकी एज 30 ईयर्स होनी चाहिए। वो इनहेबिटेंट ऑफ द स्टेट ऑफ यूएस होना चाहिए, यानी कि जिस स्टेट से वो यूएस की सिलेक्ट हो रहा है वहाँ का वो रिहायशी होना चाहिए। इसके अलावा वो यूएस का सिटीज़न होना चाहिए। वहाँ पे 9 से ज़्यादा साल वहाँ का यूएस का रिहायशी होना चाहिए। यूएस में सेनेट को जो ऑफिसर प्रिजाइड करता है या जो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो यूएस का वाइस प्रेसिडेंट होता है। इसमें हम देख लेते हैं आगे इसके फैक्टर्स जो जो यूएस के सेनेट को पावरफुल हाउस बनाते हैं। वो फैक्टर्स हम इसके एक दफ़ा देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है स्मॉल मेंबरशिप। सेनेट की यूएस में स्मॉल मेंबरशिप है, वो वहाँ पे 100 मेंबर्स का कोरम है। अगर जितनी लार्जर मेंबरशिप होगी वहाँ पे उतना उनका एक कम्पैक्ट डिसीजन नहीं होगा, वो किसी एक एफिशिएंट बॉडी नहीं बन सकेगी। सबसे पहला फैक्टर तो इसको पावरफुल बनाने में ये आ जाता है कि भाई इसकी 100 मेंबर्स होते हैं का कोरम होता है इसका। दूसरा इसका पावरफुल फैक्टर ये है कि यहाँ पे ये इसका लॉन्गर टेन्योर है। जो लोअर हाउस का टेन्योर यूएस में है ना वो 2 ईयर्स का है, और जो सेनेट बीइंग अपर हाउस इसका टेन्योर 6 ईयर्स है। सेनेट का ये भी होता है कि ये आफ्टर 2 ईयर्स इनके मेंबर्स 1/3 मेंबर्स जो हैं इनके वो रिटायर होते जाते हैं। जी इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका ग्रेटर इन्फ्लुएंस। सेनेट का ग्रेटर इन्फ्लुएंस होता है एज़ कम्पेयर टू द लोअर हाउस ऑफ यूएस, क्योंकि इसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जो सेनेटर्स होते हैं यूएस में वो आम आवाम में से डायरेक्ट इलेक्ट होके आए होते हैं। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ना वहाँ पे सेनेट के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो इनडायरेक्ट हैं, लेकिन और जो नेशनल असेंबली है वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। लेकिन बीइंग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो वहाँ पे जैसे उन सेनेट के जो हैं मेंबर्स, जो भी मेंबर्स होंगे वो डायरेक्टली आम आवाम में से, आम स्टेट में से इलेक्ट होके आएंगे। इसमें हमारे पास एडवोकेट्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास मेयर्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास लॉर्ड्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास टीचर्स आ जाते हैं। तो वो एक ग्रेटर इन्फ्लुएंस रखते हैं आम लोगों पे। इसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। सेनेटर्स को यूएस में फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल है, वो जितनी मर्जी देर अपनी स्पीच दे सकते हैं। उन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा वो देर आर्ग्यू कर सकते हैं या ज़्यादा अपनी फ्रीडम इंजॉय कर सकते हैं इस किसी डिबेट में। तो ये इनका एक पावरफुल फैक्टर है जी स्टेट सेनेट का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सॉलिडारिटी ऑफ सेनेट। अच्छा, यूएस में ना सेनेट की सबसे ज़्यादा खासियत ये भी है कि जो जितने भी मेंबर्स होते हैं ना सेनेट में तो वो इरिस्पेक्टिव जिस भी मर्ज़ी पॉलिटिकल पार्टी से वहाँ पे बिलोंग करते हैं। लेकिन जब वो सेनेट में आ जाते हैं ना तो वो बीइंग अ वन मैन इस तरह मतलब जुट जाते हैं आपस में कि वो कोई भी गलत पॉलिसी होगी या जो कोई भी वहाँ पे इरेगुलरिटी होगी उसके अगेंस्ट एक वन बीइंग एज अ वन मैन ही वो राइज करेंगे। तो ये एक फैक्टर इसका बहुत अहम है यहाँ पे। इसके बाद जो है यूएस में जैसे अब हमें पता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ पे जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सेनेट के पास होती हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होता है कि अपॉइंटमेंट्स हैं या फिर जो ट्रीटी साइन करना है वो सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स में आ जाता है, तो वो सेनेट को दी गई हैं। तो ये भी उसे एक पावरफुल हाउस बनाता है।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इक्वल एंड कोऑर्डिनेट पावर्स इन द फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन। अच्छा, जो मनी बिल है वो तो हमें पता है कि हमारे यहाँ पे भी गवर्नमेंट में और उधर भी वहाँ पे जो है लोअर हाउस में ओरिजिनेट किया जाता है। लेकिन वहाँ पे सेनेट में ये है कि जो मनी बिल है उसके पास मनी बिल है जो उसके पास ये अथॉरिटी है या जो सेनेट की वहाँ पे पावर है कि वो मनी बिल को अमेंड या रिजेक्ट कर सकता है। इसके बाद जो नॉन मनी बिल के जो मनी बिल के अलावा जितने भी बिल्स होंगे वो तो नॉन मनी बिल कहलाएंगे और वो तो ओरिजिनेट ही सेनेट में होंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जीक्यूटिव पावर्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं वो सारी अपॉइंटमेंट्स की और ट्रीटीज़ की वो सेनेट को दी गई हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर को दी जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कोर्ट ऑफ ट्रायल। जितने भी सेनेट के पास ना ये अथॉरिटी है वहाँ पे कि वो वहाँ यूएस के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सके। इम्पीच का मतलब क्या होता है इम्पीचमेंट का, कि उनके जो मेंबर हैं वो वोट करते हैं कि इसके अगर ये वाइस प्रेसिडेंट जो और प्रेसिडेंट है वो किसी उसने इरेगुलरिटी कर दी है या वो अब डिस्क्वालीफाई हो गया है, उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया है जो अब वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, तो ये मेजॉरिटी इनकी वोट कर सकती है अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट की, तो उसकी इम्पीचमेंट के लिए, तो वो अपनी जगह से रिमूव हो जाएगा। तो इसके अलावा सेनेट जो है वो ट्रायल भी कंडक्ट कर सकते हैं इंक्वायरी का, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ हो रहा होगा उससे भी कंडक्ट कर सकता है। इसके बाद जी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में से ये एक सबसे अहम पॉइंट है जो ये है कि पावर टू अपॉइंट कमेटीज़। अमेरिका में ना, ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि वहाँ पे ना कमेटीज़ बनती हैं और वो ना डिफरेंट उनको टास्क दिए जाते हैं वहाँ पे। तो इसमें जो जो कमेटीज़ बनाता है वो सेनेट को पावर दी गई है कि आपने ये कमेटीज़ बनानी इस टास्क को फुलफ़िल करने के लिए। वो कमेटीज़ इन्वेस्टिगेट करती हैं, उस मैटर को मॉनिटर करती हैं। वो मैटर्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो सकते हैं, वो कोई और भी हो सकते हैं, और जो उसमें एरर्स हो रहे होंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उनको पता चलेगा तो वो उसको डिस्कस करेंगे और उसको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। इसके हम करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि वहाँ की जो अमेरिका की जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है वो कैसी है या उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर वो कौन कौन सी वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। जो अमेरिकन फोर फादर्स थे ना वो पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट थे, वो इसके ओपोजिशन में बात करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका में कोई पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हो, क्योंकि जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वहाँ पे एक वायलेंस रहता है, एक आर्ग्यूमेंट का वो सिनेरियो रहता है। लेकिन जो अमेरिकन फोर फादर्स थे वो चाहते थे, वो एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो फ्री फ्रॉम वायलेंस रहे। तो इसलिए ये जो अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, इसकी जो ग्रोथ है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। बेशक ये अमेरिकन फोर फादर्स ने इस पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है इसको अपोज किया था, लेकिन इसके बावजूद विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे अमेरिका में पॉलिटिकल पार्टीज सिस्टम डेवलप होता रहा। टू पार्टी सिस्टम में हमारे पास ये है कि जो अमेरिका में जो मोस्ट फेमस जो पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो दो किस्म की हैं, वो डेमोक्रेट्स हैं और वो रिपब्लिकन्स हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज़ बनी, लेकिन वो माइनर पार्टीज़ थी और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म होती गई। वो काइम इतनी उसने फेम हासिल नहीं किया जैसे कि डेमोक्रेट्स पार्टी ने किया या रिपब्लिकन पार्टीज़ ने किया। एक उन माइनर पार्टीज़ में से सोशलिस्ट पार्टी भी थी जो 1900s में न्यूयॉर्क में बनी थी। इसके अलावा 1920s में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी जो कि जिसमें लेबर ग्रुप्स, वहाँ के अमेरिका के सारे लेबर ग्रुप्स आ जाते थे। लेकिन ये जो पार्टीज़ हैं ये भी विद द ग्रेजुअली ये ख़त्म होती गई, और जो एंड में जो मेजर पार्टीज़ अमेरिका में रह गई वो डेमोक्रेट्स थे।
40% जो वोटर्स हैं अमेरिका के, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एज अ डेमोक्रेट्स इंट्रोड्यूस करवाया। 30% वोटर्स ने रिपब्लिकन्स इंट्रोड्यूस करवाया, उसके साथ हो गए। और बाकी जो 30% थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट के तौर पे मुतारफ़ करवा लिया। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अमेरिका में मौजूद हैं उनको सोसाइटी के बेनिफिट के लिए देखा जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्टिव पोजीशंस होती हैं अमेरिका में, वो लोकल काउंसिलमैन ले जाते हैं, या फिर मेयर्स ले जाते हैं, या स्कूल टीचर्स ले जाते हैं, या स्कूल बोर्ड ले जाते हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स ले जाते हैं। और ये जो पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का हेड है वो फिर कांग्रेसमैन बनता है, वो कांग्रेस में आ जाता है, सेनेट में आ जाता है इलेक्ट होके, क्योंकि सेनेट जो है हमें पता है कि वो डायरेक्ट इलेक्शन है, वो आम आवाम में से ही आते हैं। तो यही वाले जो लोग हैं ये फिर सेनेट में चले जाते हैं और वही डायरेक्टली अपनी आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि जैसे अमेरिका में ना स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट में से एक सेनेटर इलेक्ट होता है, और वो अपनी पॉपुलेशन के लिए, अपनी जो उस स्टेट की मुतलका अवाम है उसकी बेनिफिट के लिए काम करता है। तो वो डिफरेंट, ये आगे डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो पावर्स हैं वो नीचे से नीचे डिज़ोल्व करते जाना और लोकल लेवल तक पावर्स देना, ताकि जो लोकल अवाम है वहाँ के, जो छोटे छोटे जो वहाँ की स्टेट्स हैं उनको भी बेनिफिट पहुँच सके। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो वहाँ पे बनती हैं या वो जब इलेक्ट होती हैं तो वो अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं आगे से आगे लोकल लेवल तक, ताकि नीचे से नीचे तबके में भी उसका फ़ायदा पहुँच जाए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ नॉन आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजी हमें पता है कि जो किसी मुल्क की आइडियोलॉजी है वो उसके रिलीजन पे अल्टीमेटली बेस कर रही होती है। जैसे पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो इस्लाम पे बेस कर रही है, इस्लाम। लेकिन अमेरिका में नॉन आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो इतना ये नहीं होता कि वो मजहबी पार्टीज़ हैं या उनका किसी मुतलका रिलीजन से ही ताल्लुक़ है तो वो पार्टीज़ बनेंगी, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे ना। तो वहाँ पे जो दो मेजर जो पार्टीज़ है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करती है। मतलब यहाँ पे इसमें जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग आ जाते हैं, जो बिज़नेस माइंडेड होते हैं, जो क्योंकि एग्रीकल्चर भी आगे एक बिज़नेस है, तो वो इसमें वो उस तबके भी लोग आ जाते हैं। जबकि डेमोक्रेट्स में लेबर ग्रुप्स आ जाते हैं, लॉयर्स आ जाते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आ जाती है, माइनॉरिटी ग्रुप्स आ जाते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है कि जियोग्राफिकल एंड ट्रेडिशनल डिफरेंस। बोर्गन ने कहा था कि जो अमेरिका का जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है ना, वो पार्टीज़ जो हैं वो, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो आइडियोलॉजी बेस्ड नहीं है, वो बल्कि अपने एंसेस्टर बेस्ड हैं, वो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड हैं। मतलब जहाँ पे अगर जिस पार्टी के जो आबाओ अजदाद हैं वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं तो वो बिज़नेस कम्युनिटी में आ जाते हैं, वो फिर रिपब्लिक में चले जाते हैं। जिससे आबाओ अजदाद लॉयर से बिलोंग कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं किसी, तो फिर वो डेमोक्रेट में चले जाते हैं। तो वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, वो वहाँ के एंसेस्ट्री पे डिपेंड करती है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, वो वहाँ पे किसी मज़हब या रिलीजियस उस पर नहीं डिपेंड करती। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है अमेरिका के बारे में, इसके बाद हम ब्रिटिश का पढ़ेंगे। ये अमेरिका का जो कमेटी सिस्टम मैंने आपको शुरू में बताया था, सेनेट जो है वो कमेटीज़ बनाता है, इसलिए वो सेनेट पावरफुल है। तो वो ये कमेटी सिस्टम, अब इसका देख लेते हैं कि इसमें कमेटीज़ कौन कौन सी बनती हैं या उनके क्या टास्क है अमेरिका में। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है उनका जो पैनल होता है वो परमानेंट होता है, और वो जो बिल आते हैं या फिर जो बजट से रिलेटेड मैटर्स होते हैं या फिर जो और इश्यूज होते हैं बिल और बजट से रिलेटेड होते हैं या और भी किस्म की जो भी मेजर जो आते हैं ना इश्यूज, उनको जो रिजॉल्व करता है और जो उसके लिए कमेटी बनती है वो स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो ये जो कमेटी होती है ये उसके इश्यूज़ को, बिल के, बजट के या और जो मेजर इशू है उसके इश्यूज़ को मॉनिटर करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और अपने सजेशंस भी देता है ताकि उसको उस मैटर को रिजॉल्व। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास सेलेक्ट और स्पेशल
कमेटी आ जाती है। ये स्पेशल कमेटी और सिलेक्ट कमेटी का टास्क ये होता है कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है और इन्होंने रिसर्च करनी है। कोई इशू एमरजेंसी इशू आ गया है कोई, तो उसको रिज़ॉल्व कैसे करना है, उसके लिए मय्यस कैसे लेने हैं, उसको मॉनिटर कैसे करना है। तो ये सारा जो इसका टास्क है वो ये इस सिलेक्ट और उसके बाद जॉइंट कमेटीज़ आ जाता है। जॉइंट कमेटीज़ का मेजर टास्क जो होता है वो हाउस कीपिंग टास्क है। मतलब इन्होंने जो गवर्नमेंट रिलेटेड प्रिंटिंग ऑफिसेज होते हैं उसके फंक्शंस को देखना है, प्रिंटिंग प्रोसीजर्स को देखना है, ये इनका मेजर टास्क होता है। उसके बाद सब कमेटीज़ आ जाती है। सब कमेटी का ये होता है कि सब कमेटी, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसका कोई एक पेरेंट कमेटी है। जो पेरेंट कमेटी है उसने एक आगे सब कमेटी बना ली है और उसको कोई स्पेसिफिक टास्क असाइन कर दिया है जो कि उसने मॉनिटर भी करना है, इन्वेस्टिगेट भी करना है और उसे सॉल्व भी करना है। तो ये इसलिए सब कमेटीज़ बनाई जाती हैं ताकि एक आगे एक स्पेशलाइज्ड मेंबर्स उस कमेटी को दे दिए जाते हैं, जो सिर्फ वो एक स्पेसिफिक टास्क उन्हें एलोकेट कर दिया जाता है जो उसको रिजॉल्व कर। इसके बाद हमारे पास कमेटी ऑफ होल आ जाता है। कमेटी ऑफ होल के नाम से ही पता चल रहा है जो यूएस के दो हाउसेज हैं, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इन दोनों में से 100 मेंबर्स का कोरम चूज़ कर लिया जाता है। और ये जो 100 मेंबर्स का जो कोरम है ये इसको प्रिजाइड करने के लिए अलग से एक प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाता है। और इसकी जो कोरम की जो मेंबरशिप है या जो इसमें मेंबर सेलेक्ट होते हैं वो बाय वोटिंग सेलेक्ट होते हैं उन दोनों हाउसेस में से। ये कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि इसमें जो कंट्रोवर्शियल जो बिल्स होते हैं मनी बिल के रिलेट या फिर प्राइवेट बिल्स के रिलेट उनको रिजॉल्व किया जा सके। ये स्पेशल एक कमेटी बनती है सिर्फ मनी बिल और प्राइवेट बिल के। कंट्रोवर्शियल जो ऐसा कोई बिल आ जाए जिसमें कंट्रोवर्सी हो तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। उसके बाद हमारे पास कॉन्फ्रेंस कमेटी आ जाती है। कॉन्फ्रेंस कमेटी को थर्ड हाउस ऑफ कांग्रेस भी कहा जाता है क्योंकि ये कमेटी में से ये कमेटी जो है ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में से भी कुछ मेंबर्स आते हैं, इसमें सेनेट में से भी कुछ मेंबर्स आते हैं। और ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में जो तज़ाद चल रहा होता है या जो इख्तलाफात चल रहे होते हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए उनके रिज़ॉल्व करने के लिए जो मेजर्स लेती है तो ये इस कॉन्फ्रेंस। इन मेजर्स के अलावा इसका ये टास्क भी होता है कि ये सिग्निफिकेंट अल्टरनेशंस करती है। अल्टरेशंस मनी बिल में भी कर सकती है या फिर अमेंडमेंट भी कर सकती है या फिर लेजिस्लेशन में अल्टरेशन कर सकती है। तो ये कमेटी इसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के मेंबर्स मिलके ये सब टास्क परफॉर्म करते हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास इसकी कमेटी आ जाती है जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑन डेफिसिट रिडक्शन। डेफिसिट रिडक्शन मतलब जो स्टेट की मालियत में अगर किसी सॉवरेन उधर अथॉरिटी की वजह से या उसकी डिफ़ॉल्ट की वजह से कोई रिडक्शन हुई है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑन डेफिसिट रिडक्शन। इस कमेटी में बोथ हाउसेज में से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में से 6 मेंबर्स चूज़ कर लिए जाते हैं और वो 6 मेंबर्स इक्वली डिवाइडेड होते हैं बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स में। मतलब कि उसमें डेमोक्रेट्स भी इक्वल होंगे और उन 6 मेंबर्स में रिपब्लिकन्स भी इक्वल होंगे। तो ये सारा अमेरिका के बारे में था। अमेरिका की कमेटी सिस्टम हमने देखा है, अमेरिका का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम हमने देखा है और सेनेट का ये मेजर क्वेश्चंस आते हैं तो इसलिए इनके बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमारा अमेरिका का सिस्टम